इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड, यानी केंद्रीय बल गति के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, या यूं कह लीजिए वो अचर रहता है। इसी को हमको प्रूव करना है। अगर आपको याद है तो पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल के बारे में, और उसको पढ़ाते हुए हमने आपको उसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी, और ये है वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या मेंशन था कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, यानी केंद्रीय बल के अधीन होने वाली गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसी पॉइंट को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इसको प्रूव करूं, एक चीज और आपको रिवाइज करा दूं कि अगर कोई भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है तो उस फोर्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, जो कि ये स्केलर फंक्शन ऑफ R, R कैप फोर्स है तो वो तो ठीक है, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा R कैप। लेकिन यहाँ पे ये F फंक्शन ऑफ R, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ R क्या है? R वो डिस्टेंस है, R एक ऐसा डिस्टेंस है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से उस पर्टिकुलर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है जिस पार्टिकल पे वो सेंट्रल फोर्स लग रहा है, जिसका डायरेक्शन उस फिक्स्ड पॉइंट की ओर है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में मैंने समझाया था कि मान लीजिए यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये फोर्स इस पार्टिकल पी पे लग रहा है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट और पार्टिकल पी के बीच का दूरी है R, ठीक है। और इसी R के डायरेक्शन में ये है R कैप यूनिट वेक्टर। तो जो सेंट्रल फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल और केवल वो फंक्शन ऑफ R होता है, फिक्स्ड पॉइंट और उस पार्टिकल के बीच के दूरी का ही केवल फंक्शन होता है वो सेंट्रल फोर्स, ठीक है। यही हमने आपको समझाया था। तो कहीं भी अगर कोई फोर्स इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप लोग समझ जाइए कि वो एक सेंट्रल फोर्स है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को प्रूफ करने से पहले आप लोग ये जो एंगुलर जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, पहले उसका स्टेटमेंट एक बार देखिए। तो वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, if no external torque acts on a body rotating about a fixed point, its angular momentum remains conserved। यानी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यदि किसी फिक्स्ड बिंदु के परितः घूर्णन गति करने वाले पिंड पर कोई बल आघूर्ण न लग रहा हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब ये स्टेटमेंट में आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बोला है कि अगर बल आघूर्ण न लग रहा हो, यानी अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी बल यानी किसी फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है और आप उस फोर्स जो जिस फोर्स के अधीन वो गति कर रहा है, अगर वो फोर्स सेंट्रल फोर्स हुआ तो उसका टॉर्क जीरो आना चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी फोर्स F के अधीन गति कर रहा है और हम प्रूफ कर दे कि उस फोर्स उस पार्टिकल का टॉर्क जीरो है, बल आघूर्ण जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होगा। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर ए बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स। तो कोई भी फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, स्केलर फंक्शन ऑफ R इंटू R कैप। अब सुनिए, अब ये फोर्स है, अब हम लोग इस पे टॉर्क निकालते हैं। नाउ टॉर्क यानी बल आघूर्ण एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाई, तो कोई भी टॉर्क अगर आप निकालते हैं तो टाउ वेक्टर इक्वल टू वो क्या होता है? R क्रॉस F, ठीक, R क्रॉस F। और एक और फॉर्मूला होता है डी जे बाई डी टी इक्वल टू, ये भी टाउ होता है। टाउ यानी बल आघूर्ण यानी टॉर्क। जे क्या है? जे होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो R क्रॉस P होता है। P होता है लीनियर मोमेंटम जिसको m इंटू वी लिखते हैं। V होता है लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है कि m ब्रैकेट में R क्रॉस V, ये बनता है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। समझ में आया? यानी यहाँ पे टाउ का दो फॉर्मूला होता है, एक एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में टाउ इक्वल टू डी जे बाई डी टी और एक फोर्स के टर्म्स में R क्रॉस F होता है। क्लियर? अब चूंकि देखिए
हमारा जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को ले जाके हम लोग एफ के जगह पुट कर देते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 से हम यहाँ एफ के जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। अब चूंकि यहाँ पे ये आर कैप है, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर, जैसे ये आर कैप है यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब आर वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दिया गया होगा, यानी आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर आर कैप। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ लिख देंगे आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर आर वेक्टर, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्केलर है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो एफ आर बाई आर मॉडुलस में, मॉड में आर वेक्टर, इतना स्केलर है, और यहाँ ब्रैकेट में आर क्रॉस आर आ गया। अब आप जानते हैं कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो वो हमेशा जीरो आता है। क्यों? अगर दोनों सेम वेक्टर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो होता है, थीटा इक्वल टू जीरो। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करिए तो ये आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में ये साइन थीटा यानी साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ये ऐसे भी जीरो होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या आ गया? जीरो। अब ये जीरो आ गया तो इसका मतलब टॉर्क जीरो आ गया। टॉर्क जीरो आने का मतलब डीजे बाई डी टी, यानी एंगुलर मोमेंटम में टाइम के साथ होने वाला चेंज भी जीरो आ गया। एंगुलर मोमेंटम में टाइम के साथ होने वाला चेंज यानी डीजे बाई डी टी, यानी टाइम के साथ जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, वो भी जीरो आ गया। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम है जे वेक्टर, इस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो जरूर वो क्वांटिटी या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो इस केस में क्या होगा? वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो नहीं, कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम तो है उसके अंदर, कोणीय संवेग रहेगा पार्टिकल के अंदर, लेकिन वो कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसीलिए जब एंगुलर मोमेंटम का टाइम के साथ डेरिवेटिव डी जे बाई डी टी, यानी टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज निकालेंगे, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, या यूं कह लीजिए वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हम लोग, अगर डी जे बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जे जरूर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हेंस when a body moves under the action of central force, then the torque acting on the body is always zero and angular momentum of the body remains constant। यानी अतः यदि कोई पिंड केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, तो उस पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है, तथा पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी अचर रहता है। ठीक, तो यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा, सॉरी कंजर्वेटिव मैंने बोल दिया, हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होते हैं, तो यानी अगर कोई फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा तो ऑटोमेटिक वो फोर्स जिस पार्टिकल पे लगेगा उस पार्टिकल पर टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर उस पार्टिकल पे टॉर्क जीरो हो गया तो उसका मतलब उसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, इसका रिवर्स भी सही है। अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस पार्टिकल पे टॉर्क नहीं लग रहा है, और टॉर्क नहीं लग रहा है प्लस जो उस पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये डेरिवेशन छोटा सा ये समाप्त होता है। लेकिन आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है कि इस चीज़ को आप प्रूफ करिए। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखेंगे। मैंने डेफिनेशन के हेडिंग के टर्म्स में पढ़ा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है ना? प्रूफ दैट एंगुलर मोमेंटम अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड, ऐसे बहुत तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। और एक और बात कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के जितने भी 8 यूनिट हैं, सभी यूनिट के जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बने हुए हैं, आप चले जाइए, वहाँ पे सभी यूनिट के वीडियोस बिल्कुल क्रम से वहाँ पे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। आप वहाँ से देख के पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ आपको प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ सभी यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको कैसे क्या करना है। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।